I welcome you all to the second part of this chapter. The chapter is System of Particles and we are discussing this second part under the heading of Conservation of Momentum. Right. तो पिछला जो पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को इस हेडिंग में अब पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो कंडीशन फॉर कंजर्वेशन क्या होता है? तो इसका कॉन्सेप्ट होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा. सो सिंस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो इफ पी इज कांस्टेंट, देन force F is 0. तो momentum of a system of particles, is conserved along the direction in which F net is equal to 0. Right. So this is the primary concept of condition for conservation of momentum. अगर net force लगता होगा तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता है. ठीक है. तो इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़े हुए हैं वो है, पहला तो है मैन प्लैंक प्रॉब्लम. ये किस टाइप का प्रॉब्लम है तो देखते हैं. सो दिस इज अ प्लैंक ऑफ मास m एंड इट इज एट रेस्ट. अ मैन ऑफ मास small m is standing on the plank. Center of mass of this plank will be situated at the center of it, and center of mass of the man can be assumed to be at this point. So this is end A, this is end B, और length of the plank दे रखा है हमको, length of the plank is capital L. ठीक है. Now the question is, the man changes his position from A to B. The man changes his position from A to B. Now what will happen? Center of mass यहाँ आ जाएगा, man का B पे आ जाएगा और plank का यहाँ पे रहेगा, और ये मैन यहाँ आ गया. ठीक है. दिस इज एंड ए. नाउ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंबाइंड बॉडी, से इट इज लाइंग एट दिस पॉइंट. सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मैन प्लैंक सिस्टम इज लाइंग एट दिस पॉइंट. नाउ दिस सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव because it was initially at rest, so finally it will be at rest. So center of mass remains here, right, because the momentum of center of mass is conserved. तो देयर कैन बी डिफरेंट क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड. अभी ये पूछता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक. ठीक है. फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का. वी कैन राइट द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक. सिस्टम है यहां पर मैन प्लस प्लैंक. तो RCM विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज मास ऑफ मैन, position of center of mass of man with respect to ground, plus mass of plank, position of center of mass of plank with respect to ground. अब इसको हम कहते हैं कि भाई ये डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है. सो डेल्टा RCMG is change in position of center of mass of plank with respect to ground. So this is 0 is equal to m into delta RMG plus capital M into delta RPG. अब इसमें हमको ना डेल्टा RMG मालूम है ना डेल्टा RPG मालूम है. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा. ठीक है. डेल्टा इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोजीशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन को दिखा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक को दिखा रहा है. अब हमको ये दोनों ही नहीं पता है, पर हमको एक चीज मालूम है यहां पर, चेंज इन पोजिशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या है. इट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस चेंज इन पोजिशन ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है. ठीक है. तो ये दिया हुआ है हमको. दिस इज, से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. सो दिस इज L I कैप एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा RMG माइनस डेल्टा RPG. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. नाउ when I solve these two equations, what I get is delta RPG, that is displacement of plank with respect to ground, is minus ML I cap upon M plus capital M. ठीक है. So this is the displacement of plank with respect to the ground. अगर मैन का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ढूंढना है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं. इसको जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को डालेंगे यहाँ पर 1 और 2 में, तो वी गेट ML अपॉन M प्लस कैपिटल M. ठीक है.
Now comes the second part of this question is, if the man starts walking with a velocity u relative to the plank, then find the recoil velocity of the plank. अब ये निकालना। तो अब देखो ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसकी वेलोसिटी u दे रखी है हमको। देखो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था, सिस्टम रेस्ट पे था, तो मास ऑफ मैन हमेशा जब तक, वैसे तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से भी मोमेंटम कंजर्व होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में आप ग्राउंड के फ्रेम से कंजर्व करवा के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो Pi इज इक्वल टू, दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मास ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इनिशियल है तो ये जीरो है क्योंकि दोनों ही रेस्ट पे थे। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इसका, दिस विल बी मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस मास ऑफ प्लैंक इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू Pi which is equal to 0. But now there is, this was initially when the man has not started walking, right? After walking, after he has started walking, this is the new moment. तो यहाँ पे ना मुझे Vmg पता है ना Vpg पता है, पर मुझे एक चीज मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक मुझे मालूम है, विच इज ui. I consider this direction to be x axis and this to be y axis, so I know vi cap. Now this is ui cap, this is equal to Vmg माइनस Vpg। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस m ui कैप अपॉन m प्लस कैपिटल M, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज m ui कैप अपॉन m प्लस कैपिटल M, राइट। तो इस पर्टिकुलर उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन में, मैन प्लस प्लैंक वाले में, आपको दो टाइप के सवाल मिलते हैं। पहले हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था, दूसरा हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन और कार्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। इसमें दो टाइप के सवाल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, दो टाइप हैं इस प्रॉब्लम के। एक तो है कि एक गन है और इस गन के अंदर बुलेट्स भरी हुई हैं, व्हेन द बुलेट इज फायर्ड mass of the gun is capital M and the mass of bullet is V M. The bullet is fired with a velocity u relative to the gun, or this is the muzzle velocity of the bullet. तो पूछता है, initially the system was at rest, now the bullet is fired with a velocity u, that is the muzzle velocity of the bullet. तो पूछता है recoil velocity of the gun क्या होगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दूसरा होता है इसी टाइप में, एक कार्ट है, कार्ट का मास कैपिटल एम है और इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल एम है। द मैन जंप्स ऑफ द कार्ट विथ अ वेलोसिटी यू रिलेटिव टू द कार्ट, इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट। तो ये दोनों ही टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उसको देखते हैं। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द गन। ठीक है, आई एम राइटिंग स्मॉल b फॉर बुलेट, g फॉर कैपिटल G फॉर गन। What is initial momentum of the system? Initial momentum of the system is 0. What is final momentum of the system? Final momentum of the system is mass of bullet multiplied by velocity of bullet with respect to ground. Small g is representing ground. Plus mass of gun multiplied by velocity of gun with respect to ground. Right? Now on equating Pi and Pf, this is equal to 0. तो ये पहली इक्वेशन हुई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो हमको क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन दिया हुआ है विच इज यू आई कैप, एंड दिस इज इक्वल टू वी बी जी माइनस, सो दिस इज वी बी जी माइनस वी जी जी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज
and velocity of bullet with respect to ground is mu I cap upon m plus capital M, right? तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कोलिजन्स के बारे में। कोलिजन्स डिस्कस करना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स में एक्सप्रेशन की बात करते हैं। इम्पल्स I इज गिवन एज, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इम्पल्स I इज गिवन एज एरिया अंडर FT ग्राफ, FDT, फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा हम उसको इम्पल्स बोलेंगे। एक और एक्सप्रेशन होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं उसको, एंड दैट इज I वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जब भी मोमेंटम में चेंज आया है किसी ऑब्जेक्ट के कोलिजन के बाद, तो ये ज़रूर होगा कि वहाँ पर इम्पल्स उसके ऊपर लगा ज़रूर होगा, ठीक है। तो एरिया अंडर FT ग्राफ, एरिया अंडर FT ग्राफ बड़ा आसान है दिखाना कि भाई अगर ये हमारे पास y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना, और ये फोर्स है और ये टाइम है, तो कोई भी ग्राफ अगर ऐसा है ये, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हमने प्लॉट किया है इस ग्राफ को, तो और अगर हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है तो हमें इस ग्राफ का एरिया बाउंडेड बाय द टाइम एक्सिस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ और एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज व्हाट वी इंटेंड टू फाइंड टू गिव दिस एज एन इम्पल्स, ठीक है। बट इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हम सबको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कोलिजन्स के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं यहाँ पर कोलिजन कर दिखाते समय, वो हमें देखना होगा। तो लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ अप्रोच, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड कॉमन टेंजेंट। तो जब भी कोलिजन्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा आपको, या आपको छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें, तो जब भी हमें ऐसे सॉल्व करना होगा तो हमें इन 4 लाइनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ बॉल, राइट, which is colliding with this wall, okay, so these two objects are colliding. Now this ball is coming along this line, and after collision it is moving along this line, right? So this line is called the line of approach, क्योंकि बॉल इस पर चलकर आ रही है इसके पास। This line is called line of separation. The line drawn at the point of impact, this line is called line of impact. इस बॉल पर जो पहला इम्पल्स लगेगा वो इसी लाइन पर लगेगा। कॉमन टेंजेंट होगी ये लाइन, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा ये वो होगा। सो दिस इज कॉमन टेंजेंट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अपनी खासियत है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इसी लाइन के अलॉन्ग इम्पल्स लगता है, पहला इंपॉर्टेंस इसका, ठीक है। और इसी लाइन के अलॉन्ग जब इम्पल्स लगता है तो हम इसी में इस ऑब्जेक्ट के लिए इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। मैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। इम्पल्स एक्ट्स अलोंग दिस लाइन। सेकेंड इज इम्पल्स आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, हम इसी के अलोंग अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ हम कहते हैं, न्यूटन्स लॉ है एक, ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसी लाइन के अलोंग लिखते हैं हम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दीज आर रिलेटिव वेलोसिटीज बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो velocity of approach and velocity of separation are relative velocities between the colliding bodies along the line of impact, और E जो है यहाँ पर, E is the coefficient of restitution, E is coefficient of restitution। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है इन लाइंस की।
अब बात करते हैं डायरेक्ट और हेड ऑन कोलिजन, द कंडीशंस फॉर इट। फिर हम देखेंगे ये 3 केसेस के लिए इनको देखना है हमें। इन 3 केसेस के लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे। इनडायरेक्ट और ऑब्लिक कोलिजन की बात करेंगे और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन की भी बात करेंगे, जो ऑलरेडी हमने की है अभी। यही वही लॉ है जो E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट और हेड ऑन कोलिजन के लिए हम डिस्कस करते हैं इसको। सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑन डायरेक्ट कोलिजन। देखो यहां पर ये डायरेक्ट कोलिजन क्यों है। तो सबसे पहले डायरेक्ट कोलिजन में लाइन ऑफ अप्रोच, ये लाइन ऑफ अप्रोच हुआ, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट हुआ और यही लाइन ऑफ सेपरेशन भी है। तो जब तीनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो ये डायरेक्ट कोलिजन कहलाता है, नहीं तो ये इनडायरेक्ट कोलिजन होगा। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं दोनों कोलाइडिंग बॉडीज का, क्योंकि जो इम्पल्स ए ने बी पर लगाया है उतना ही इम्पल्स बी इज अप्लाइंग ऑन ए, राइट। तो नेट इम्पल्स इस 2 पार्टिकल सिस्टम में 0 हो गया। तो मास अगर m1 है, मास इसका m2 है, ये इसका मास आफ्टर कोलिजन इनका मास m1 और m2 है, सेम मासेस रहेंगे। तो हम कोलिजन के केस में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो मोमेंटम कंजर्व करवाते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ मोमेंटम कंजर्वेशन का। सेकेंड एक्सप्रेशन होगा E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, so that is u1 minus u2। u1 will, when u1 will be greater than u2 तभी ये ऑब्जेक्ट इसको अप्रोच करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और v1 v2 से छोटा होगा तभी ये इससे दूर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। is equal to v2 minus v1। this is second expression। we have to solve it for v1 and v2। so what we should do is multiply this by m1 on either of the sides and add। तो यह आएगा m1 u1 1 प्लस e प्लस u2 m2 माइनस e m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। सो v2 इज इक्वल टू m1 u1 1 प्लस e प्लस u2 m2 माइनस e m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब अगर मुझे v1 की वैल्यू लिखनी होगी तो v1 की वैल्यू आएगी यहां पर। v1 की वैल्यू लिखना बड़ा आसान है। v1 इज इंटरचेंज द सबस्क्रिप्ट्स बिटवीन 1 एंड 2। तो जहां पर सबस्क्रिप्ट में 1 है वहां 2 लिखो, और जहां सबस्क्रिप्ट में लिखना है और जहां 2 है वहां 1 लिखो। तो ये आया m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, 3 केसेस हैं यहां पर। m1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू m2, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2। तो मैं यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के 2 केसेस को देखेंगे, e इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 1। मैं कोई भी एक केस के लिए लिख रहा हूं, दूसरे केस के लिए आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस व्हेन e इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा। e इज इक्वल टू 1 है, u1 इज u एंड u2 इज 0। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से आके कोलाइड करेगा, तो v1 v2 की वैल्यू हमको बतानी है। पहला केस है when m1 is very small as compared to m2। तो u1 is u, so this term will remain। तो v2 की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो this is m1 u1 is u, 1 plus e is 2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 बहुत छोटा है तो ये आ जाएगा m1 अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी m1 अपॉन m2 इंटू 2u
and this can be further approximated as 0 since m2 is very large as compared to m1. So v2 is 0, v1 will be what? u1 is u, u2 is 0. This is m1 minus m2 upon m1 plus m2. This can be approximated as minus u. तो ऑब्जेक्ट विल रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी विथ विच इट अप्रोच्ड. तो ये पहला कंडीशन हुआ इसका, ठीक है, व्हेन m1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू m2. दूसरी कंडीशन देखते हैं. सेकेंड कंडीशन से इसी तरीके से सॉल्व करना है, पर इसमें m1 इज इक्वल टू m2 होगा. m1 इज इक्वल टू m2, तो सॉल्व करने पे आएगा v2 विल बी इक्वल टू u एंड v1 विल बी इक्वल टू 0. कंडीशन क्या है? E इज इक्वल टू 1. परफेक्टली इलास्टिक कंडीशन है ये. कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है. तो v2 इज u एंड v1 इज 0. एक स्टेटमेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जो कि बहुत हैंडी होता है जब हम कोलिजन्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और तब जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है. इफ द masses of the colliding bodies are same and the collision is perfectly elastic, then their velocities are interchanged along the line of impact. जैसे यहां पर हुआ, अगर आप देखें ध्यान से यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी u थी, इसकी 0 थी. आफ्टर कोलिजन दिस बिकेम 0, दिस बिकेम u. तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो, और मासेस सेम है तो, ठीक है. तो ये दो केसेस देखे हमने. तीसरे केस के लिए व्हेन m1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2, ये भी अभी चेक कर लेते हैं क्या होगा. when m1 is very large as compared to m2, तो v2 remains, v1 remains u and v2 will be equal to, this will be 2m1 u1, or this will be 2m1 u upon m1 plus m2, which can be approximated as 2u. पर पार्टिकल बहुत लाइट है तो इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को, ये हमें ध्यान रखना है. ये अप्रॉक्सीमेशन में है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट कोलिजन, ठीक है. नाउ कम्स द केस ऑफ इनडायरेक्ट और ऑब्लिक कोलिजन. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, समझने के लिए बहुत होगा. So this is a ball which is moving with initial velocity u, making an angle alpha with the line of impact. This is the line of approach. This is point of impact P, and this is the velocity with which it is moving away. The ball is heavy. Coefficient of restitution is E, right? So we have drawn all the relevant lines. This is the common tangent. Along this line, we write impulse I. And impulse I is equal to, this is acting on the ball, so this is equal to change in momentum of the ball along this line, right? This angle is beta, so velocity of the ball along this line is v cos beta, and perpendicular to it is v sin beta, right? Velocity of the ball along this line is u cos alpha, and along this line is u sin alpha. So impulse I is equal to change in momentum. Mass of the ball is m. So final momentum is mv cos beta minus of minus mu cos alpha. So this is impulse
using impulse momentum theorem. Now E times velocity of approach. Velocity of approach in this case is the wall is static, so the relative velocity with which the ball strikes the wall is u cos alpha. So this is u cos alpha, and this is equal to v cos beta, right? This is velocity of separation. Now along common tangent, momentum of individual bodies, आप देख सकते हो यहाँ पर momentum of individual bodies is conserved along common tangent, right? तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बॉल में इस इम्पल्स का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं है, तो बॉल का मोमेंटम along common tangent conserved है. तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या है? mu sin अल्फा. जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है? mv sin बीटा. बेटा ध्यान हमको ये रखना है कि यहाँ पर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है हमें जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन. तो ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास, 1 और 2. इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए u और v के लिए. तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वी गेट v स्क्वायर एज u स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, एंड v इज u रूट ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस e स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा. ये v आया, और जो एंगल बीटा होगा जो हमें निकालना था, tan बीटा विल बी tan अल्फा बाई e, और बीटा इज tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई. सो दिस इज अ very basic example all or representing all the attributes of indirect collision. ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लग सकते हैं इसमें हम लगा रहे हैं, ये मैंने तो आपको दिखाया है. एक्सप्लोजन्स का केस भी सिमिलर है. एक्सप्लोजन्स के केस में क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पर. सपोज करिए ये एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से फेंका और मास इसका m है. नाउ दिस ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, यहाँ पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंका है हमने. ये ऑब्जेक्ट यहां जाके दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है. ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट्स हैविंग मास एज m/3 एंड द अदर ऑब्जेक्ट हैविंग मास एज 2m/3. द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज से u एंड द एंगल इज थीटा. कहता है कि दोनों पार्ट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा. अगर m/3 वाला मास नीचे गिर जाता है, it falls directly on the ground, ठीक है, और 2m/3 वाला पार्ट जो है वो आगे बढ़ जाता है, तो दिस इज 2m/3. ठीक है, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा ये हमको निकालना है. ये बहुत सिंपल है. देखो इसमें इंटरनल फोर्सेस हैं सारे, तो यहाँ पर भी मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल कंजर्व्ड होगा. तो जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन हमको यहाँ पर बताना है कि ये 2m/3 की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, ये हमको पता चल गया है. वी विल सिंपली कंजर्व द मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल, दैट इज mu cos थीटा. टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है. दिस इज इक्वल टू 2m/3 इंटू v. सो m कैंसल्स आउट. वी हैव v एज 3/2 u cos थीटा. राइट, नाउ इट सिंपली बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल which is projected with a velocity of 3/2 u cos theta. So its half gt square will be h max, and v into t is equal to x. So we have t as 2x upon 3 u cos theta. We have t as 2x upon 3 u cos theta. So this is half g 4x square upon 9u square cos square theta is equal to h max, or x is equal to, this is 2 9u square h max into cos square theta upon g the root of it. So this is how we solve problems on explosion. कॉन्सेप्ट यही था. ये तो काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन हो गया. कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब वो एक्सप्लोड हो रहा है,
इंटरनल प्रोसेस है, आप वहां पर मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं, पर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ही करवाना है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर। ठीक है, वेरिएबल मास में रॉकेट प्रोपल्शन की बात करते हैं हम, और मैं इसका सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देता हूं। वी विल डिस्कस अबाउट रॉकेट propulsion. At some instant, rocket has mass m and velocity v. The fuel is coming out at a rate of r kg per unit time. This is rate of ejection of fuel. Unit is kilogram per second. Right? The fluid is coming out with a velocity u relative to the rocket. So if this is the case, then on conserving momentum with respect to ground, initial momentum of the rocket is pi is equal to mv. Conditions which are given at t is equal to t naught. Mass m of the rocket is m naught. And we are discussing the event at time t is equal to t. The mass m of the rocket will be m naught minus rt. Now delta m mass of fuel which is coming out is r delta t in small delta t time, right? And in this time the change in velocity is from v to v plus delta v of the rocket, and the velocity of the fuel with respect to ground, मतलब डेल्टा m का मास क्या होगा with respect to ground, ये होगा velocity of fuel with respect to the rocket plus velocity of rocket with respect to the ground. तो velocity of fuel with respect to the rocket है u, इसको अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लिखूं तो माइनस u प्लस वी आर जी है यहाँ पर v. ठीक है, तो अगर वेक्टर में लिखना है अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव जे माना हुआ है तो ये प्लस जे हो जाएगा. तो इफेक्टिवली इनिशियल मोमेंटम इज एम वी एंड फाइनल मोमेंटम इज एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम इंटू वी माइनस यू. फ्रॉम हियर आई गेट डेल्टा यू इज इक्वल टू u delta m upon m minus delta m. Delta v by delta t, sorry, this is delta v, right? So delta v by delta t is now given as delta m by delta t into u upon m minus delta m, or it is ru upon m minus rt. When we integrate, when we write it as dv by dt, that is ru upon m minus rt, and integrate, from here I get v as u ln of m naught upon m naught minus rt. ये ध्यान रखना है. So this is the result which we should remember. So that's all for this part of this system of particles. ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो गया क्योंकि मैंने इसमें सब कॉन्सेप्ट के आपको एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है जब आपको ये रिवाइज करना है. ठीक है, रिवाइज करने के बाद यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर. जेई मेन्स और नीट के पर्सपेक्टिव से तो ये 100% है. राइट, थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. गुड बाय.